बना लेना, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में देखिए, इस अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचय तथा दूसरा अभिकारक अपचय, एक अभिकारक उपचय हो जाए और दूसरा अभिकारक अपचय हो जाता है तो इन अभिक्रिया को उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इन अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो ये आपको हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अशोक प्रजापति, माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्लास 10 जो कि साइंस सब्जेक्ट है वो लेकर आया हूँ। आपका जो टाइम टेबल है वो आ गया है और आप कक्षा 10वीं में मैं पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे, ऐसी मैं आपसे आशा कर रहा हूँ। आपकी पढ़ाई को मैं और भी सही और योगदान देने में सहायता करूँगा, तो मैं अब तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। तो चलिए टॉपिक की ओर चलते हैं। तो ध्यान से ये समझना है कि कक्षा 10वीं में जो साइंस का सब्जेक्ट है उसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आज मैं इस विषय के आज इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको समझाऊंगा। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, टॉपिक में हमको ये देखना है कि इसकी मैंने 2 वीडियो आपको पहले से प्रोवाइड करवा दी है। तो 2 वीडियो में मैंने आपको रासायनिक अभिक्रियाएं समझाई थी। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या क्या होती हैं वो पेपर में 100% आती है, बिल्कुल लिख कर ले लो कि 100% वो आती ही हर साल एक ना एक रासायनिक अभिक्रिया आ रही है। तो वो मैंने अपने 2 वीडियो के लेक्चर के आधार पर मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया, जो कि मेरी प्ले लिस्ट में मौजूद है, ठीक है। तो वो आपने देखी होंगी, ऐसी मैं आपसे आशा कर रहा हूँ। इसकी जो थर्ड लेक्चर है, ये थर्ड लेक्चर है उसका, और ये अंतिम लेक्चर है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो अध्याय 1 है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमारे कितने क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें हमारे 7 क्वेश्चन बनते हैं। ओनली 7 क्वेश्चन में से आपको 6 क्वेश्चन तो याद करना ही पड़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद आपको 4 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को हम ना लंबा करते हुए हम डायरेक्ट हमको टॉपिक की ओर चलते हैं डायरेक्ट। तो ध्यान से आपको समझना है कि अध्याय 1 के अंतर्गत जिसमें लिखा है रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो है कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उपचयन और अपचयन। तो ध्यान से समझना है कि एक अभिकारक उपचयित हो जाए और दूसरा अभिकारक अपचयित हो जाए। ध्यान से समझना, आपको जो भाषा है लैंग्वेज के हिसाब से आपको समझ में आएगा, डायरेक्ट इस प्रकार समझ में नहीं आएगा। तो आपको ये समझना है ध्यान से। तो आपको इस प्रकार इनको लिखना है। तो मैं इसको बगल में खड़ा हो जाता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख लिया करो, अपने नोट्स बना लेना, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में देखिए, इस अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित, एक अभिकारक उपचयित हो जाए और दूसरा अभिकारक अपचयित हो जाता है तो इन अभिक्रिया को उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इन अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो ये आपको ओटी में भी पूछा जा सकता है कि उपचयन और अपचयन, देखिए उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जो ओटी है, ओटी में भी अगर ऐसा आ जाए, ओटी में खालिस्तान में जोड़ी में कहीं पर भी आ जाए, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना। तो देखिए ध्यान से, ये दिखा है ZnO प्लस कार्बन, मतलब जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। देखिए ZnO का मतलब होता है जिंक ऑक्साइड और C का मतलब होता है कार्बन। जिंक ऑक्साइड जब क्रिया करेगा तो जिंक कार्बन से क्रिया करेगा। देखिए इस प्रकार कि जैसे ZnO प्लस कार्बन जब क्रिया करेगा तो देखिए ध्यान से, जो जिंक है वो अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन कार्बन को ले लेगा, तो जिंक और प्लस CO, तो इसको बोलते हैं हम जिंक और इसको बोलते हैं हम कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। इसको आपको ध्यान से सूत्र याद रख लेना है, CO मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये छोटे छोटे से फॉर्मूला होते हैं, इनको आप याद रख लेना, ठीक है। इसके बाद तो इसको देखिए जिंक और इसका नाम हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको मैं रफ कर देता हूँ, आपको लिखने में थोड़ी दिक्कत ना हो, ठीक है। अब इसके बाद आगे और देखिए, ध्यान से समझना है आपको। अब इसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है वो आ जाता है क्या, संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण। तो संक्षारण क्या, आपने अवश्य देखा होगा, आपने अपने घर पर देखा होगा ऐसी चीजें जो आप, जैसे लोहे की कोई चीजें आप घर पर लाओ, वो नई चीजें आप घर पर लाओ तो वो अच्छी दिखाई देती है, चमकीली दिखाई देती हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। भूरे रंग की परत यानी उस पर जंग आ जाती है। तो बस वही मैं बात आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आपने घर पर ऐसा अवश्य चीज देखी होंगी कि जो लोहे की चीजें होती है चमकीली दिखाई देती हैं, लेकिन कुछ समय बाद उन पर ललमा यानी भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, उसी को हम संक्षारण कहते हैं। बस खत्म ऐसा। तो ये क्वेश्चन यहीं पर हमारा खत्म हो जाता है। ध्यान से समझ लेना। परिभाषा क्या है कि आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी नई वस्तुएं अधिक चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर ललिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस अभिक्रिया को लोहे पर जंग लगने की क्रिया कहते हैं। इसे हम संक्षारण भी कहते हैं। समझ गया होगा, बिल्कुल सिंपल है, जो मैंने आपको एक शॉर्टकट भाषा में समझा दी कि हमें जो लोहे की वस्तुएं होती हैं उन पर जंग चढ़ जाती है और जंग चढ़ना ही हम उसे संक्षारण कहते हैं। तो ये खत्म हो जाता है। ये तो छोटा सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 1 2 3 बार कम से कम आ गया है पेपर में, ठीक है। इसके बाद देखना है विकृत गंधिता किसे कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विकृत गंधिता। आपको ध्यान से समझना है, मैं आपको एक छोटी सी चीज समझा रहा हूं, आपको यहीं पर याद हो जाएगा। देखिए किस प्रकार, आप ध्यान से समझना मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं। आपने चिप्स
या पॉक्स खाए होंगे, चिप्स या कुछ भी आपने ऐसी जो बंद चीजें रहती है, नमकीन वगैरह आता है वो पैकेट के अंदर आता है, उसके अंदर कौन सी गैस भरी रहती है, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भर देती है, ऑक्सीजन निकालकर नाइट्रोजन गैस भर देती है, ताकि हमारे जो खाद्य तेल के पदार्थ हैं वो लंबी समय तक अच्छे रह सकें और हमें मतलब नुकसान ना करें और वो अच्छी तरह से दुर्गंध ना फैला सकें और मतलब अच्छी सुरक्षित रह सकें, तो हमें लंबी समय तक वो खा सकते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ खराब हो जाए, अगर उसमें वो निकल जाए नाइट्रोजन ऑक्सीजन अगर पड़ जाए, तो वही चीज़ अगर खराब हो जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। अब आपने ध्यान से समझना, भाषा यही इसका आंसर है, जो मैंने आपको बोल दिया वही इसका आंसर है। आप ध्यान से समझ लेना इस क्वेश्चन को, आंसर को क्या है। देखिए, वसायुक्त एवं तेलीय खाद्य सामग्री, वसायुक्त एवं तेलीय, जिसमें वो तेल मिला रहता है वो वसायुक्त ही होता है। तो देखिए, वसायुक्त या तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तब उनका स्वाद एवं गंध दोनों बदल जाते हैं। अगर जैसे ज्यादा लंबी समय तक उन्हें रख दिया जाए, उनमें से अगर जो नाइट्रोजन है वो गैस निकल दी जाए तो वो खराब, उनके स्वाद में पूरे बदल जाते हैं और उसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। तेलीय एवं वसायुक्त खाद्य सामग्रियों को उपचयित होने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। प्रतिऑक्सीकारक यानी नाइट्रोजन गैस अलग अलग टाइप से आती है जिसमें जिसको भरा जाए, तो ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं ताकि ऑक्सीजन अंदर प्रवेश ना कर सके, जिससे हमारी खाद्य सामग्री यानी खाने वाली सामग्री सुरक्षित रह सके। बताइए इसमें क्या कठिन था। आपको सिर्फ इतना समझना है कि जो तेलीय खाद्य पदार्थ होते हैं वो लंबे समय तक अगर रखे जाएं और उनमें अगर ऑक्सीजन गैस निकल जाए तो वो कितनी दुर्गंध और उनकी गंध और स्वाद सब कुछ बदल जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब उन्हें बचाना है तो बचाने के लिए उसमें प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं ताकि उनमें ऑक्सीजन प्रवेश ना कर सके। ऑक्सीजन प्रवेश नहीं करेगा तो वो लंबे समय तक रखी रहेंगी और लंबे समय तक चलेंगी और लंबे समय तक हम खाने योग्य रहेंगी, तो वो रखी जाती हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम विकृत गंधिता कहते हैं। तो ठीक है, इतना तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है आपका, तो इतना तो आपको समझ में आया होगा। और ये टॉपिक आपको इसी चैप्टर के साथ और इसी लेक्चर के साथ ये खत्म होता है। मिलते हैं हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं आपके लिए एक होमवर्क छोड़ता जा रहा हूँ कि इनका आप रिवीजन कर लेना, ठीक है। रिवीजन करके 1-2 बार आप इसको फिर लेना, सुबह उठकर 1-2 बार फिर लेना, ठीक है। तो ये मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ कि इनमें से आपको 4 या 5 नंबर आपके कंप्लीट हो जाते हैं इस चैप्टर पर, क्योंकि 1-2 उल्टी पूछी जाती है और 2-2 नंबर के प्रश्न पूछते हैं। तो आपके इस प्रकार इस चैप्टर के अंतर्गत आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।